प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे क्लास की मैथमेटिक्स से लेके बड़े क्लास की मैथमेटिक्स में आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है वो 10th क्लास के लिए बन रहा है, लेकिन तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको छोटे क्लास में भी पढ़ने को मिलता है, इसलिए आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्टली आपसे 10th क्लास में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिखते कैसे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन जनरली है क्या। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। यानी कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब उस नंबर में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको जब आप मल्टीप्लाई करके लिख देते हो तो उसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास एक नंबर है 156। इस 156 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना होगा तो आपको स्टार्ट हमेशा करना होता है छोटे नंबर से, मतलब 2 3 4 5 इस तरीके से। तो आपको चेक करना है कि किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसका डिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। तो जैसे 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 78 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर 78 को दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर 39 को अब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नेक्स्ट नंबर पे हम चले जाएंगे। मतलब डिवीजन हम चेक करेंगे इसका 3 से। तो 3 से ये 13 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। अब फिर 13 का आगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, लेकिन 13 आपका प्राइम नंबर है, इसलिए आगे इसका और कोई प्राइम फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। मतलब 156 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए उसमें आ गया एक 2 ये वाला, देन एक 2 ये वाला आएगा, और उसके बाद 3 आएगा, और उसके बाद ये वाला नंबर जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे 13। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। लेकिन 10th क्लास में जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको एक्सपोनेंट के टर्म में लिखा जाता है। यानी इसको लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ देयर पावर। तो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है इसलिए लिखोगे 2 के पावर 2, और 3 यहाँ पे 1 टाइम है इसलिए 3 रहेगा, और 13 1 टाइम है इसलिए 13 रहेगा। तो 10th क्लास में कहीं पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो उसको एक्सपोनेंट के टर्म में ही लिखोगे, आप इस तरीके से नहीं लिखना। ठीक है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, आप एचसीएफ एलसीएम जब निकालोगे तो आपको उससे फायदा मिलेगा। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको एक्सपोनेंट के टर्म में ही पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे इस वीडियो में भी हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट में देखना कि इस पे बेस्ड कौन से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा नंबर यहाँ पे है 126। तो 126 को पहले 2 से डिवाइड किया, तो मान लीजिए डिवीजन यहाँ पे 63 टाइम्स में हो गया। उसके बाद 63 को फिर 3 से डिवाइड किया, डिवीजन 21 टाइम में हुआ। फिर 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 टाइम में डिवीजन हो गया। अब 7 एक प्राइम फैक्टर है, इसलिए इसका फर्दर हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे इसका जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें आएगा पहला 2 ये वाला, देन 3 दिस वन, उसके बाद फिर ये वाला 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर ये 7 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिखना है, इसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2, क्योंकि 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, और उसके बाद 7। ठीक है। यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे 32 आप लिखते हो तो 32 को लिखते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। तो यहाँ पे अब आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको सीधे लिख देना है 2 टू दी पावर 5। ठीक है। तो ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का थियरम, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जो फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक है इस पे बेस्ड भी आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो उस क्वेश्चन पे भी आएंगे। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। जो फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक है उसको कुछ और नाम भी हम लोग देते हैं। जैसे इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थियरम। अब यूनिक फैक्टराइजेशन थियरम आप नहीं बोल सकते तो इसको और भी हम बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन थियरम। चाहे इसको आप यूनिक फैक्टराइजेशन थियरम बोलो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन थियरम बोलो, चाहे फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक बोलो, बात एक ही है। और इस थियरम का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि जब किसी भी नंबर को आप एक्सप्रेस करते हो तो हमेशा उसका जो एक्सप्रेशन होगा उसमें जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो यूनिक होते हैं। मीन्स एवरी इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिक प्राइम फैक्टर्स। यूनिक प्राइम फैक्टर्स कहने का सिंपल सा मतलब ये है
कि जिस नंबर का जो प्राइम फैक्टर आपने लिख दिया वो प्राइम फैक्टर उसका यूनिवर्सल होगा, उस फैक्टर को कोई दूसरा नंबर कभी चेंज नहीं कर सकता। जैसे यहां पे अगर हमने लिखा प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो आप लिखोगे 2 और 3, मतलब अब ये यूनिवर्सल हो गया कि 6 का कोई भी प्राइम फैक्टर करेगा चाहे जहां करेगा, इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 मिलेगा। ना तो कोई 2 को बदल सकता है, ना कोई 3 को बदल सकता है, ना यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर इनके अलावा बोल सकता है। हाँ, बस ये कर सकते हो कि इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, आप 3 × 2 बोल सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको बताता है। इसी पे बेस्ड अब कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब हम लोग उस पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारा क्वेश्चन इसी प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड होगा, और ये सारा क्वेश्चन होगा क्लास 10th की मैथमेटिक्स से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। 3825 को प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर हम लोग लिख देते हैं 3825। इसका डिवीजन मैंने बोला स्टार्ट हमेशा 2 से करना है, लेकिन ये आपका ऑड नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको 3 से। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1275। इसके बाद इस नंबर को हम दोबारा 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 425। देन इट इज अगेन डिविजिबल बाई 5, यहाँ पे आ जाएगा 85। 85 को फिर से डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, तो आ जाएगा 17। अब 17 आपका एक प्राइम नंबर है, इसलिए फर्दर ये 17 से ही डिवाइड हो पाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को जब लिखोगे तो आपको लिखना होगा 3 to the power 2 एंड 5 to the power 2 एंड 17। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, determine the value of p and q so that the prime factorization of 2520 is expressed as this one। यहाँ पे 2520 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसने लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे p और q की वैल्यू बतानी है, तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उस प्राइम फैक्टर्स को इसके साथ आपको कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नंबर आपके पास है 2520, इसको सबसे पहले हम 2 से कट करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। यहाँ पे आ जाएगा 1260, इट इज अगेन इवन नंबर सो डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा 630, 630 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 315। अब ये 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग 3 से, 3 से नहीं कट होगा तो 456 पे हम लोग जाएंगे। ये कट हो जाएगा, आएगा 105। 105 को अगेन हम लोग 3 से कट करेंगे तो आ जाएगा 35। 35 कट होगा 5 से इन 7 टाइम्स, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा एज अ फैक्टर। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब लिखोगे तो आप लिखोगे 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको और इसको कंपेयर कर दो, यहाँ पे 2 के पावर 3 देखो दोनों में दिख रहा है। ठीक है, अब 3 का यहाँ जो पावर होगा वो p के बराबर होगा। ठीक है, तो p इक्वल टू आपको मिल गया 2, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे p लिखा हुआ है। अब q की जगह जो नंबर होगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 7 7 की जगह जब आ जाएगा तो q की जगह हम लोग 5 को कंसीडर करेंगे, इसलिए q इक्वल टू आपको लिख देना है 5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108। 108 के प्राइम फैक्टर्स को लिखना है और उसमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके एक्सपोनेंट का आपको बताना है सम। तो चलिए 108 का पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 108 को सबसे पहले कट करेंगे 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 54। इसको फिर 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 27। 27 इज डिविजिबल बाई 3, आ जाएगा आंसर 9। फिर यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो आ जाएगा 3, देन 3 1। यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें आएगा 2 to the power 2 एंड 3 to the power 3। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्सपोनेंट है उनका सम बताना है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट है 2, 3 का एक्सपोनेंट है 3, तो आप इसका आंसर लिखोगे 2 + 3 मीन्स 5। तो एक्सपोनेंट का सम यहाँ पे 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 power n एंड विद डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n।
कह रहा है कि आप बताओ 4 पावर n एंड होगा 0 डिजिट पे किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि क्या 4 के पावर हम कोई भी नंबर लिखें तो वो 0 पे एंड हो सकता है क्या। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, आपको फंडामेंटल थियरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखना है। तो इसका आंसर मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, इसमें कोई चेंज आप नहीं करना। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 4 टू दी पावर n और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू टू टू दी पावर n। अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू टू आया हुआ है, और जो फंडामेंटल थियरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है यानी फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टर है वो यूनिक होता है। यूनिक होगा मतलब अगर 4 का प्राइम फैक्टर आपने 2 लिख दिया तो ये नंबर अब कभी चेंज नहीं हो सकता, ना तो ये नंबर हटेगा ना तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर आ सकता है। तो अब यहाँ पे लिखोगे क्या, इट शो दैट 2 इज ओनली फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। और आप याद रखना ये जो आप लिख रहे हो टर्म, ये टर्म आपके आंसर में जरूर दिखना चाहिए, अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कटेगा। क्या है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। ठीक है, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 टू दी पावर n। जब इसका ये यूनिक प्राइम फैक्टर हो गया 2 तो यहाँ पे 5 कभी भी एज अ फैक्टर 4 टू दी पावर n में नहीं आएगा। और कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का आना जरूरी है। यहाँ पे लिख दोगे हेंस 4 टू दी पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ये हो गया इसका आंसर। बिकॉज लिखना है तो आप लिख सकते हो बिकॉज इफ 4 टू दी पावर n एंड विद 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। ये इसका हो गया कंप्लीट आंसर, इसको ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिट डिजिट ऑफ 3 पावर n कैन नॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे पूछ रहा है 3 पावर n का जो यूनिट डिजिट होगा वो कभी भी इवन नंबर नहीं होगा। ये बताना है आपको, ऐसा है क्या। ये भी प्रॉब्लम ठीक ऊपर वाले की तरह ही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 3 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये केवल 3 ही आएगा। यानी अब इसका जो यूनिक प्राइम फैक्टर है वो 3 है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब किसी भी नंबर को आप इवन नंबर बनाओगे मतलब इसको एंड करोगे इवन नंबर से, तो उसके प्रोडक्ट में 2 का आना जरूरी है, क्योंकि हर एक इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। यानी इसके प्राइम फैक्टर में 2 आना चाहिए। अब इसके प्राइम फैक्टर में यहाँ पे 2 आया नहीं, इसलिए आप n की कोई भी वैल्यू चेंज कर लो यहाँ पे 2 आएगा नहीं। और जब 2 नहीं आएगा तो ये कभी भी इवन नंबर पे एंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो इसका आंसर है। बाकी लिखोगे कैसे, जैसे हमने इसको लिखा था वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इफ 3 पावर n इज एन इवन नंबर देन इट मस्ट हैव 2 एज अ प्राइम फैक्टर। फिर यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन कर दोगे, उसके बाद नीचे लिखोगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक ईच नंबर हैव देयर यूनिक प्राइम फैक्टर्स। फिर नीचे लिख दोगे हेंस 3 पावर n कैन नेवर हैव यूनिट डिजिट एज इवन नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने 5 प्रॉब्लम आपको बताए हैं जो कि बेस्ड हैं प्राइम फैक्टर्स पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो इसी फर्स्ट चैप्टर के किसी दूसरे टॉपिक को और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।